अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते एवरीवन। जहाँ पे भी हैं आप, आई बिलीव के खुश होंगे, ठीक होंगे। तौकीर नासिर आपके पास हाजिर है। आज हम सी स्विप जो हमने सीरीज़ एक शुरू की है, सी स्विप 3.1 का जनरल पेपर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। आई बिलीव कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। हो सकता है इसमें किसी का फ़ायदा हो। एंड इंशाल्लाह आप अगर ये प्रॉपर मेरी पूरी सीरीज़ देखेंगे, एक दफ़ा देखें और उसको रिवाइज जब करेंगे, तो आई बिलीव यू विल क्लियर योर सी स्विप एग्ज़ाम्स 100% इंशाल्लाह। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। शुरू करते हैं। Which of the following unit is used for impact test? Impact toughness। ये impact toughness हमारे पास जो होती है, अगर आपने स्टडी किया है तो एक हमारे पास पीस बांधा होता है। टॉप से ऐसे हम एक लोड के साथ इसके ऊपर पिंजिंग करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो उसमें एक इम्प्रेशन सा बन जाता है, गढ़ा सा बन जाता है। तो वो जो फोर्स लगती है उस गढ़े को बनाने के लिए, वो कहते हैं इम्पैक्ट टफनेस फोर्स जो लगती है उसका यूनिट क्या है। तो न्यूटन फोर्स का अकेला यूनिट है नहीं। हमारी चूँकि फोर्स के अगेंस्ट उस एरिया में जो डिफॉर्मेशन हुई है, हमने दोनों को कंसीडर करके यूनिट बनाना होता है। किलो जूल पर स्क्वायर मिलीमीटर, ये भी नहीं। पाउंड पर स्क्वायर इंच, ये प्रेशर का यूनिट है, ये भी नहीं। जूल्स, अकेला जूल्स जो है इम्पैक्ट टफनेस का यूनिट है। करेक्ट आंसर इज डी। If magnification is used for visual inspection according to 17637। अब ये आपको पता चल गया कि विजुअल इंस्पेक्शन का कोड कौन सा होता है, 17637। क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, विजुअल इंस्पेक्शन का कोड क्या है। यू हैव टू रिमेंबर 17637। वो कहते हैं इसके अकॉर्डिंग जो मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग ग्लास जो एक इंस्पेक्टर यूज़ कर सकता है, वो कितने टाइम बिगर होना चाहिए ऑब्जेक्ट से। मींस एक ऑब्जेक्ट 2 मिली का है तो उसको देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास कितना मिलीमीटर, कितने टाइम्स बिगर होना चाहिए, तो 2 to 5 टाइम्स बिगर होना चाहिए। याद रखिएगा, 2 to 5 टाइम्स। श्रिंकेज स्ट्रेसेस आर ग्रेटर व्हेन वेल्डिंग मेटल्स दैट हैव। श्रिंकेज स्ट्रेसेस क्या होती हैं, आपको पता है कि जब हम कोई वेल्डिंग करते हैं, सपोज ये हमारे पास सिंगल वी है, हम इसकी वेल्डिंग कर रहे हैं, इसकी जो डिफॉर्मेशन है वो 3 डायरेक्शन में हो सकती है। इसकी लॉन्गिट्यूडनली, इसके ट्रांसफर्स और शार्ट ट्रांसफर्स। पेपर नंबर 1 में मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो लिंक में मैं डाल दूंगा, पेपर नंबर 1 जनरल का, उसको जाके देखिए। उसके भी 30 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं डिटेल के साथ और साथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, तो श्रिंकेज स्ट्रेसेस क्या होती हैं, जब वेल्डिंग करते हैं तो उसमें श्रिंकेज आती है, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन आती है। मींस जॉइंट एक्सपैंड होता है मटेरियल या कॉन्ट्रैक्ट होता है इनवर्ड, अंदर की तरफ। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्शन को श्रिंकेज ही कहते हैं। आपने रेलवे स्टेशन पे या रेलवे लाइंस पे देखा होगा, एक लाइन का दूसरे लाइन में 2 से 3 मिलीमीटर का गैप रखा जाता है। तो गैप क्यों रखा जाता है, क्योंकि गर्मियों में जब वो एक्सपेंशन उसकी हो तो वो साथ जाके मिल जाए। जब गर्मियों में, जब सर्दियों में कॉन्ट्रैक्शन हो, श्रिंकेज हो, तो वो दूर हो जाए, तो ओवरलैपिंग ना हो, इस वजह से गैप रखते हैं। तो श्रिंकेज स्ट्रेसेस किसकी ज़्यादा होंगी, जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होगा। ठीक है, हाई कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल, थर्मल कहते हैं हीट को, एक्सपेंशन कहते हैं एक्सपैंड होने को। यानी वो कोएफिशिएंट, वो आंसर जो गर्मी से, हीट से एक्सपैंड हो जाए, जितना ज़्यादा एक्सपैंड होगा उतना जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये एक लॉजिकल सी बात है। तो हमारा आंसर ए इज करेक्ट। नो रिस्ट्रेन इसमें भी नहीं है, लो थर्मल कोएफिशिएंट नहीं हो सकता, हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो आंसर ए इज करेक्ट आंसर। द मेन पर्पज ऑफ प्री हीटिंग स्टील इज। आप लोगों ने देखा होगा वेल्डर्स जो है स्टील को प्री हीट कर रहे होते हैं, जो कि 50 से 250 या 200 डिग्री सेल्सियस तक प्री हीट होता है। नॉर्मली बर्नर यूज़ कर रहे होते हैं, वो हैं ऑक्सीजन वाला, और उसको प्री हीट करते हैं 2 से 3 मिनट के लिए एक स्पेसिफिक एरिया तक। वो भी आगे आएंगे, आपको बताएंगे प्री हीटिंग में कितना एरिया करना है, राइट लेफ्ट से कितना एरिया होना चाहिए, और इंस्पेक्शन उसकी कहाँ से कहाँ होनी चाहिए। तो प्री हीटिंग का जो मेन पर्पज़ है ना, याद रखिए,
आंखें बंद करके, जब वो कहे प्री हीटिंग का मेन पर्पस, तो प्री हीटिंग का मेन पर्पस है हाइड्रोजन को रिड्यूस करना, ठीक है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ हाइड्रोजन क्रैकिंग। हाइड्रोजन क्रैकिंग के रिस्क को कम करने के लिए हम प्री हीटिंग करते हैं। नॉर्मली आपको पता है प्री हीटिंग जो है एक्सेसिव डिस्टॉर्शन के लिए भी यूज़ होती है, ओके, मॉइस्चर वगैरह हो या रेजिडुअल स्ट्रेसेस हों उसको भी रिमूव करती है, ठीक है, एग्री करते हैं हम इनसे। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंड मेन पर्पस उसका है हाइड्रोजन क्रैकिंग के लिए। कीप इन योर माइंड which of the following may increase the risk of has heat affected zone होता है when welding thick section carbon manganese steel। वो कहता है which of the following may increase, इसमें से कौन सा है जो इंक्रीज कर दे हैज की क्रैकिंग के रिस्क को when welding thick section, जब हम मोटी कोई प्लेट वेल्ड कर रहे हैं या पाइप वेल्ड कर रहे हैं कार्बन मैंगनीज स्टील की CMM की। आई बिलीव आपको क्वेश्चन समझ आ गया। जब हम इसको वेल्ड कर रहे हैं तो हैज़ क्रैकिंग किस वजह से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको हैज़ क्रैकिंग के बारे में बताता हूँ। ये सपोज हमारा है वेल्डिंग का एरिया, सिंगल भी है, इधर से राइट से और लेफ्ट से कुछ एरिया होता है जो कि वेल्डिंग का पार्ट तो नहीं होता, लेकिन वेल्डिंग की हीट की वजह से इफ़ेक्ट हो जाता है, यानी उसमें डिफरेंट डिफॉर्मेशंस या चेंजिंग आ सकती हैं। उसमें भी 4 स्टेप हैं, कौन कौन सी चेंजिंग आती हैं। सबसे सपोज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मीन्स उसके जो अंदर ग्रेन स्ट्रक्चर है ना, वो पहले अगर 2 मिली आपस में या 1 मिली डिस्टेंस था तो 1.5 हो जाएगा, थोड़े दूर चले जाएंगे, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट। इसी तरह उसमें जो है मेटलर्जिकल इफेक्ट्स चेंज हो जाते हैं, उसके मटेरियल की चेंजिंग आ जाती है, उसकी हार्डनेस बढ़ सकती है। ये सारा जो एरिया है ना ये हैज़ कहलाता है। अब वो कहते हैं हैज़ क्रैकिंग किस वजह से ज़्यादा हो सकती है। स्लो कूलिंग आफ्टर वेल्डिंग, नो, स्लो कूलिंग होगी तो अच्छी बात है। रैपिड कूलिंग से हैज़ के एरिया में ब्रिटलनेस आती है, क्रैकिंग हो सकती है, स्लो कूलिंग से नहीं आ सकती। लो मॉइस्चर कंटेंट इन द इलेक्ट्रोड कवरिंग, नो, लो मॉइस्चर कंटेंट होंगे तो अच्छी बात है। इसमें भी use steel grade with low CEV, CEV means coefficient of क्या था ये, आई एम नॉट, मैं जस्ट इसको भी भूलूँ, कोएफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंस वोल्टेज, नो CEV माइंड से निकल गया, चले इसको देख लेते हैं। ओके, वो CEV की वैल्यू 0.545 से ऊपर हो तो हमें प्री हीटिंग रिक्वायर्ड होती है, लेकिन उसने कहा लो ग्रेड है तो इसमें हमारा कोई कंसर्न नहीं है इससे। ये अगर लो ग्रेड है तो ये अच्छी बात है। यूज़ ऑफ लो हीट इनपुट, ये भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। अगर हम हीट इनपुट कम देंगे तो उसमें हार्डनेस, हाई हार्डनेस होगी, राइट। जब हाई हार्डनेस होगी मीन्स आप अगर एक लोहे को गर्म कर रहे हैं और हीट उसको कम दे रहे हैं, उसकी रिक्वायर्ड हीट नहीं है तो उसमें प्रॉपरली फ्यूजन नहीं होगी, मेल्टिंग नहीं होगा। जब फ्यूजन और मेल्टिंग नहीं होगा उसका मेटलर्जिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, वो फिर ब्रिटल बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा, जो कि हैज़ की क्रैकिंग का सबब बनेगा। सो डी इज द राइट आंसर। इक्विवेलेंस कोएफिशिएंट, आई थिंक यस, कोएफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंस, आगे पता नहीं भी क्या था, मेरे माइंड से निकल गया। ओके, द यूज ऑफ सेलुलोज इलेक्ट्रोड, सेलुलोसिक 3 टाइप्स के इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे पास, ये याद रखना। एक सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड होता है, एक बेसिक होता है, एक रूटाइल होता है, राइट। और फोर्थ वन भी समटाइम यूज होता है जिसको हाई कोटेड आयरन पाउडर कहते हैं, जो कि 70-24 मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। वो कहते हैं द यूज ऑफ सेलुलोज इलेक्ट्रोड फॉर वेरी हाई स्ट्रेंथ मटेरियल इज रिस्ट्रिक्टेड। हाई स्ट्रेंथ मटेरियल के लिए हम सेलुलोज इलेक्ट्रोड को यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? इट प्रोड्यूस थिन स्लैग, नो, दिस इज नॉट कंसर्न विद थिन स्लैग, ये हमेशा ज़्यादा थिन स्लैग ही बनाता है। इट प्रोड्यूस वेरी हाई आर्क फोर्स, नो, पेनिट्रेशन आल्दो इसकी ज़्यादा होती है लेकिन हाई स्ट्रेंथ के लिए पेनिट्रेशन भी समटाइम चाहिए होती है। इट कैन ऑपरेट ओनली इन DC, पोलैरिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इन द वेल्ड मेटल, दिस इज द आंसर। क्यों? इसमें 80 से 90% हाइड्रोजन होती है। अगर हाई स्ट्रेंथ है उसको वेल्ड करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन के इंड्यूस्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा है, उसका कोर स्ट्रक्चर जो फाइन स्ट्रक्चर है उसका, उसमें से
जो पेनिट्रेटेड हाइड्रोजन है उसको डिफ्यूज ऑफ होने में टाइम लगता है और कुछ हाइड्रोजन बच जाती है, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम क्रैकिंग का बायस बनती है। वो क्यों बनती है? क्योंकि हमने सेलुलोज इलेक्ट्रोड यूज़ किया होता है, इतना हाई हाइड्रोजन लेवल होता है, इसलिए रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए हम यूज़ नहीं करते क्योंकि उसमें हाई लेवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। When cutting method is described by the following statement, एक कटिंग मेथड है, वो कहता है इस स्टेटमेंट से डिस्क्राइब हो रहा है। कौन सी स्टेटमेंट है जी? The arc is formed between tip of electrode and workplace. कोई आर्क है, ये सपोज आर्क है, ये हमारे पास प्लेट है, ओके, इसके दरमियान आर्क बन गई। इट रिक्वायर्स स्पेशल पर्पज इलेक्ट्रोड, खास किस्म का इसका एक इलेक्ट्रोड होता है, ओके, विद थिक फ्लक्स कोटिंग, उसके बाहर जो है कॉपर की थिक फ्लक्स कोटिंग होती है, स्ट्रॉन्ग और टू जनरेट स्ट्रॉन्ग आर्क फोर्स विद एंड गैस स्ट्रीम, जो कि कॉपर की थिक कोटिंग होती है, उसका पर्पस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग आर्क फोर्स जनरेट करना और गैस स्ट्रीम को करना। वो कहते हैं कौन सी है? ऑक्सीफ्यूल कटिंग? नो, ऑक्सीफ्यूल कटिंग में तो हम सिंपल बता चुके हैं, एक नोजल होती है हमारे पास, उसमें ऑक्सीजन होती है और नाइट्रोजन वगैरह होती है, या CO2 या LPG होती है, वो तो थिन कटिंग के लिए यूज़ होती है, कार्बन स्टील के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। मैनुअल मेटल आर्क गोजिंग, गोजिंग अगर आपने कभी देखी हो, बहुत शोर होता है, ज़ोर से हो रही होती है, राइट? तो ये हमें इस स्टेटमेंट से कि एक थिक इलेक्ट्रोड है, उसकी कॉपर की बाहर कोटिंग है, जब उसको वेल्ड करते हैं तो स्ट्रॉन्ग आर्क फोर्स और गैस स्ट्रीम जनरेट करती है प्लेट के साथ, तो वो क्या कहलाती है? मैनुअल मेटल आर्क गोजिंग। दिस इज द राइट आंसर। आर्क एयर गोजिंग भी नहीं, प्लाज्मा कटिंग भी नहीं। वेरी हाई डेपोजिशन एफिशिएंसी इलेक्ट्रोड, कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसमें हम पाउडर वगैरह मिक्स कर देते हैं, उनकी डेपोजिशन एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब डेपोजिशन एफिशिएंसी क्या है? सपोज ये हमारे पास एक वी जॉइंट है, अच्छा, इसकी विड्थ है 10 मिलीमीटर, राइट? इसमें जो डेपोजिशन आएगी वो सपोज आती है जी 6 किलोग्राम इलेक्ट्रोड होते हैं, राइट? अगर यही मैं इसको 15 मिलीमीटर कर दूं तो इसमें डेपोजिशन यानी जो महल भरेगा इलेक्ट्रोड्स का वो ज़्यादा भरेगा, राइट? इसको डेपोजिशन कहते हैं, ये याद रखिएगा। वो कहते हैं कि अगर हाई डेपोजिशन इलेक्ट्रोड्स हों जिनकी एफिशिएंसी 180% हो, 180% हो, हैव व्हाट डिसएडवांटेजेस। देखने में तो हमें बड़ा अच्छा लगता है ना कि जल्दी जल्दी इसकी भराई करें और वेल्डिंग हो जाए और दैट्स इट, काम खत्म हो जाए ना, लेकिन वो कहते हैं एक इसका डिसएडवांटेज भी है, इसका बेनिफिट के अलावा एक नुकसान भी है। क्या है? हायर स्ट्रेंथ, हायर यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल, ये अच्छी बात है अगर होगी तो। हायर लेवल ऑफ हाइड्रोजन इन द वेल्ड मेटल, ये भी लाजमी नहीं है कि हायर लेवल ऑफ हाइड्रोजन हो जितनी डेपोजिशन। अगर हम बेसिक इलेक्ट्रोड इसमें यूज़ करते हैं, बेसिक का पाउडर, तो उसमें हायर लेवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं होगी। ऑपरेशन इज लिमिटेड टू ओनली सम पोजिशंस, they produce very hard weld metal, they produce very hard weld metals, ओके, ये पॉइंट है। ऑपरेशन इज लिमिटेड, देखें अगर हम इमेजिन करें हम वेल्डिंग कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ हम इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, बाकी हम पाउडर यूज़ कर रहे हैं। पाउडर में तो सीधी अगर वेल्डिंग कर रहे हैं फ्लैट या हॉरिजेंटल, राइट, FAFB, फ्लैट या हॉरिजेंटल वेल्डिंग कर रहे हैं, फिर तो पाउडर इसके ऊपर आएगा, मेल्ट होकर उसका हिस्सा बन जाएगा। अगर हम उसकी वर्टिकल वेल्डिंग कर रहे हैं, पाउडर लगाएंगे तो वो तो गिर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये रिस्ट्रिक्टेड है और सिर्फ सम पोजीशंस के लिए ही यूज होता है। ऑपरेशन इज लिमिटेड टू ओनली सम पोजीशंस, क्लियर है? और वो सम पोजीशंस कौन सी हैं? फ्लैट एंड हॉरिजेंटल। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन सी पोजीशन में, तो याद रखें फ्लैट एंड हॉरिजेंटल में ही इफेक्टिव है ये, फ्लैट एंड हॉरिजेंटल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डज द टर्म हाई फ्रीक्वेंसी मीन व्हेन रेफरिंग टू टिग वेल्डिंग। हम टिग वेल्डिंग कर रहे हैं, वो कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? अ हाई इंटीग्रिटी वेल्ड इज इजीली अचीवेबल, नो इट्स नॉट रिलेटेड टू विद इट। हाई इंटीग्रिटी का हाई फ्रीक्वेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है। पावर सोर्स गिव हाई ड्यूटी साइकिल्स, नो, ड्यूटी साइकिल्स का भी फ्रीक्वेंसी से लिंक नहीं है, ड्यूटी साइकिल के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। High voltage spark is used to initiate the arc. The output from the power source is high. High voltage spark,
हाई वोल्टेज स्पार्क इज इनिशिएट, हाई वोल्टेज की स्पार्क यूज़ होती है जो कि आर्क बनाती है, हमारा शोला या फ्लेम बनाती है। यस, दिस इज़ द राइट आंसर। यानी कि अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी देखें, इस तरह सपोज है ना वेल्डिंग, ठीक है, उसके साइनोसाइडल वेव होती हैं जब करंट हम देते हैं, ये करंट हम देते हैं, ये पॉजिटिव साइकिल होता है, ये नेगेटिव साइकिल होता है। इसलिए हम जब डीसी पॉजिटिव या डीसी नेगेटिव की बात करते हैं, अगर पॉजिटिव की बात करेंगे ये 70% ये होगा, 30% ये होगा। मैं दूसरी तरह से बता देता हूँ। और अगर हम डीसी नेगेटिव की बात करते हैं तो ये 30% ये होगा और 70% ये होगा। ये होगी पोलैरिटीज़, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। और एसी में क्या होगा, 50-50 होगा, ये एसी में 50-50। अब अगर हाई फ्रीक्वेंसी है ना, लाइक दिस, अगर हाई फ्रिक्वेंसी का करंट हम उसको दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, सबसे उसका बेनिफिट ये है कि हाई वोल्टेज स्पार्क जनरेट करेगा जो कि आपकी वेल्डिंग के लिए इजीली, आपने देखा होगा अगर फ्रीक्वेंसी कम है या करंट कम है तो आपका इलेक्ट्रोड स्टक होता है, वेल्डर का इलेक्ट्रोड स्टक होता है, तो क्या करता है, थोड़ा वोल्टेज बढ़ाता है स्पार्किंग के लिए, ठीक है। तो इनिशिएट आर्क करने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी हो तो अच्छी बात है। ओके, 2 ब्रिटिश स्टैंडर्ड यूरोपियन ISO 15607 एंड एसेंशियल वेरिएबल इन्फ्लुएंस द। अब देखिए 15607 क्या है, एक आपको पता चल गया एसेंशियल वेरिएबल का कोड है, ठीक है। वो क्या करता है, वो क्या बताता है, ये कोड क्या बताता है, द अमाउंट ऑफ स्किल द वेल्डर हैज़, नो वेल्डर स्किल इससे नहीं है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द जॉइंट, यस वी कैन कंसीडर दिस, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। क्वालिटी ऑफ जॉइंट नहीं। मैकेनिकल एंड मेटलर्जिकल प्रॉपर्टी, जब इस क्वेश्चन के साथ ये आंसर भी आ जाए, इस आंसर के साथ, तो कोड हमें मैकेनिकल भी बताता है, मेटलर्जिकल भी बताता है, तो हमारा आंसर बी ठीक होगा। यही छोटी छोटी ट्रिक्स हैं मेरे दोस्तों, जो बहुत सारे लोग क्वेश्चन आंसर्स तो कर लेते हैं और जब पेपर में बैठते हैं वो मोस्टली बी टिक कर देते हैं, उनको आंसर्स नहीं पता होती क्योंकि इनकी अथेंटिसिटी जो है बहुत कम लोगों के पास है। मैं मेहनत करके आप लोगों की सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप जो भी आंसर टिक करें ठीक करके आएँ और आप अच्छे मार्क्स से पास हों। एंड आई गारंटी यू, इंशाल्लाह यू कैन 100% पास दिस एग्ज़ाम इफ़ यू प्रॉपरली वॉच माई वीडियोज़ 1 by 1। अगर कोई भी मसला है आपके पास, यूट्यूब है, आप रिवर्स करें, दोबारा देखें, 1 से 2 दफ़ा आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। और मैं साथ साथ एसोसिएटेड भी पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ। विच वेल डायमेंशन इज करेक्ट, BSEN 22/553 के हिसाब से फॉर 7 मिलीमीटर डिज़ाइन थ्रॉट थिकनेस। मैंने लेक्चर नंबर 1 में डिज़ाइन जनरल पेपर के फर्स्ट में बताया था थ्रॉट थिकनेस। थ्रॉट जब हम बोलते हैं, सपोज किसी से बात करनी है ना, हम बोलते हैं, वो हमारा इनिशियल फेज होता है बोलना, ठीक है। अगर हम तंग आ जाते हैं उससे, यार इनफ हो गया, तो फिर बात लड़ाई पे जब चली जाती है, वो जी लास्ट स्टेज होती है आपकी लड़ाई की, है। तो इसको इस तरह याद रखना है। थ्रॉट थिकनेस ए से डिनोट करते हैं, फर्स्ट स्टेज में हम बोलते हैं। जब आप लड़ाई पे उतर आते हैं, लेग लेंथ, लेग के साथ हम मार देते हैं, तो उसको जी से डिनोट करते हैं। तो अब हम इसको लेग लेंथ बोल देते हैं, इसको हम थ्रॉट थिकनेस बोल देते हैं। अब उसने कहा 7 मिलीमीटर थ्रॉट थिकनेस, एक बात हमें क्लियर होगी, थ्रॉट थिकनेस है तो ए है, ठीक है, ए है। और साथ कैसे डिनोट करते हैं, अब ये ख़त्म हो गया, एस भी नहीं है, जी भी नहीं है, बाकी ये बचा, तो ऑटोमेटिकली दिस इज़ द राइट आंसर। सम टाइम ये करता है कि A7 दे देता है या 7A दे देता है, अगर ए बाद में दे, दिस विल बी द रॉन्ग। हमेशा जो हमारी थ्रॉट थिकनेस है या लेग लेंथ है या डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है, जो भी है, वो उसके स्टार्ट में लिखना होता है। ए शुड बी देयर, दिस इज द राइट आंसर। ओके, मार्टेनसेटिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन प्लेन कार्बन स्टील। अब मार्टेनसेटिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? मार्टेनसेटिक जो है ना, आप ऐसे समझ लें कि जब हम मेटल को गर्म करते हैं ना, तो फिर उसको ठंडा करने का अमल होता है, राइट। जब ठंडा करते हैं तो ठंडा कूलिंग रेट के ऊपर ही आपके स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। कार्बन स्टील है, SS है, CS है, फेरेटिक है, मार्टेनसेटिक है, पेरेटिक है, मुख्तलिफ। आपने अगर कभी पढ़ी हो ना आयरन
कार्बन डायग्राम, अगर आपने इंजीनियरिंग की है या डिप्लोमा किया है तो ये डायग्राम लाजमी होगी। तो उसमें मार्टेनसेटिक स्ट्रक्चर डिफॉर्मेशन भी है, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लें मार्टेनसेटिक ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ भी आ जाती है ना तो ये ब्रिटल होती है। क्या होती है? ब्रिटल होती है, यानी भुरभुरी होती है, हार्ड होती है। अब वो कहता है टेक प्लेस कार्बन स्टील ओनली, कब टेक प्लेस होती है? व्हेन द मटेरियल इज कूल्ड सफिशिएंटली रैपिडली, जब जल्दी जल्दी मटेरियल को हम ठंडा करते हैं। यस, हो जाता है जब हम जल्दी जल्दी मटेरियल को ठंडा करेंगे तो साफ ज़रा ब्रिटल स्ट्रक्चर हार्ड होगा ना। व्हेन द कार्बन कंटेंट्स इज सफिशिएंटली हाई, यस, कार्बन की क्वांटिटी अगर हम बढ़ाते जाएंगे, आपने पढ़ा है कार्बन की क्वांटिटी हम बढ़ाते जाएंगे उसमें हार्डनेस क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जब हार्डनेस बढ़ती जाएगी तो ब्रिटलनेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी और हमारी मार्टेनसेटिक स्ट्रक्चर बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दो ऑप्शन हमारे ठीक हो गए। थर्ड, व्हेन देयर इज फॉर्मेशन इन ऑस्टेनाइट, यस, जब वो ऑस्टेनाइट फॉर्मेट हो जाता है, ये भी एक फेज है उसका, ये भी ठीक है। अब आपको यहाँ से एक क्लू भी मिल गया, अगर आपको ये दो कन्फर्म है तो आपको पता चल गया यार ऑल ऑफ द अबव तो हो सकता है, क्योंकि ये भी हो सकता है, दो तो कन्फर्म है ना। आपको ए एंड बी अगर देता तो आप ए एंड बी पे टिक करते, लेकिन ऑस्टेनाइट भी उसका फेज होता है। अगर आपको ये कन्फर्म नहीं भी है तो आपको क्लू ऑटोमेटिक मिल गया है, तो डी इज आवर राइट आंसर। Which would generate the least angular distortion when welding a 50 mm thick plate? वो कहता है कि कम से कम डिस्टॉर्शन किस में आएगी? जब आप 50 मिलीमीटर प्लेट को वेल्ड कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब हम वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो उसमें डिस्टॉर्शन आती है। जब हम वेल्डिंग करते हैं ना तो हीट की वजह से श्रिंकेज आती है, एक्सपेंशन आती है, राइट। तो उस डिस्टॉर्शन को कम से कम करने के लिए पिछले पेपर में 1 में हमने पढ़ा था कि सीक्वेंस वेल्डिंग यूज़ करते हैं जो कि डिस्टॉर्शन को कम करता है। अब उसने क्वेश्चन को घुमा के ऐसे दिया है कि एंगुलर डिस्टॉर्शन है 50 मिलीमीटर है, बताओ हम कैसे सबसे कम कर सकते हैं? सिंगल वी प्रिपरेशन यूजिंग, ओके, इससे कम होती है। अगले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सिंगल वी प्रिपरेशन यूजिंग मेग MMA, ओके। स्क्वायर एज वेल्डिंग यूजिंग इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, नो। सिंगल यू प्रिपरेशन यूजिंग सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ओके। आपको एक मैं क्लू दे दूं, ये वी जॉइंट होता है, ये यू जॉइंट होता है। याद रखिए मैक्सिमम डिस्टॉर्शन इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा डिस्टॉर्शन वी में आती है। क्यों? एक तो वी के नॉचेज होते हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, इसके शार्प नॉचेज हैं तो ये डिस्टॉर्शन ज़्यादा होती है। लेकिन यू में क्या होता है? एक सिमेट्रिकल होती है मूवमेंट, सिमेट्री बॉडी है, ऐसे है, बराबर बराबर डेपोजिशन हो रही है एरिया में थ्रू आउट। तकरीबन अगर बराबर डेपोजिशन हो वो ज़्यादा बेटर है या कहीं कम कहीं ज़्यादा? तो जहाँ कम ज़्यादा होगी डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगी। जहाँ पे सिमेट्री ऑलमोस्ट बराबर होगी, इक्वल होगी, तो उसमें डिस्टॉर्शन हमारी कम से कम होगी। देन डी इज़ द राइट आंसर कि जनरली लीस्ट एंगुलर डिस्टॉर्शन किस में कम आती है? 50 मिली हो, 20 मिली हो, 30 मिली हो, कोई भी हो, जब वी और यू का मुकाबला आ जाए, रिमेंबर यू इज़ द लीस्ट डिस्टॉर्टेबल जॉइंट डिज़ाइन। ओके, इन जनरल थिकर मटेरियल रिक्वायर्ड, सॉरी अगर आपको नज़र नहीं आ रहा था, ओके। इन जनरल थिकर मटेरियल रिक्वायर्ड हायर प्रीहीट टेम्परेचर, जो थिकर मटेरियल होते हैं वो कहते हैं ज़्यादा प्रीहीटिंग करते हैं, ओके। बट फॉर गिवन CeV वैल्यू, वही चीज़ कोएफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंस, कार्बन इक्विवेलेंस, यस कार्बन इक्विवेलेंस, ये से क्या था मुझे देखना ही पड़ेगा, चले मैं कमेंट में लिख दूंगा। कार्बन इक्विवेलेंट वैल्यू, सॉरी यार, कार्बन इक्विवेलेंट वैल्यू, ओके। जिसमें कार्बन इक्विवेलेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ब्रिटल होगा और जिसमें कम होगी वो डक्टाइल होगा। जिसमें ज़्यादा होगी उसकी प्रीहीटिंग ज़्यादा चाहिए होगी, ये याद रखिएगा। फॉर कार्बन इक्विवेलेंट वैल्यू CeV एंड आर्क एनर्जी हीट इनपुट, दे आर लाइकली टू रिमेन सिमिलर फॉर वॉल थिकनेस अप टू अप्रॉक्सीमेटली। देखें, जब CeV की वैल्यू बढ़ती जाएगी हमें आर्क एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी और प्रीहीटिंग भी ज़्यादा चाहिए होगी। लेकिन वो कहता है ऐसी रेंज बताओ थिकनेस की कि अगर ये CeV और हीट एनर्जी सेम रहें इनपुट, तो कितनी मिलीमीटर थिकनेस तक हमारे पास जो है प्लेट हो तो हमारा गुजारा चल सकता है।
तो 20 मिलीमीटर से नीचे अगर 20 मिलीमीटर हो तो हमारे पास ये वाली स्टेट ओके हो सकती है। मटेरियल थिकर हो तो प्रीहीटिंग टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। अगर CUV और हीट एनर्जी सेम रहें तो 20 मिलीमीटर ओके। द टर्म प्रोब रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जब भी प्रोब माइंड में आ जाना, आपने यूटी की हुई है अल्ट्रावायलेट टेस्टिंग। अल्ट्रावायलेट टेस्टिंग में क्या होता है, एक प्रोब होती है, वो डिफरेंट एंगल्स की होती है, 30 की भी होती है, 45 की भी, 90 की भी, राइट, 60 की भी होती है समटाइम। अब ये प्रोब कनेक्ट होती है वायर के साथ और हमारे पास ये अल्ट्रासाउंड मशीन होती है। क्या करते हैं, इस प्रोब को वेल्डिंग जॉइंट के ऊपर से ऐसे फेरते जाते हैं, राइट। जब फेरते जाते हैं इसमें साइनोसाइडल वेव्स होती हैं, ऐसे ऐसे मिलियन ऑफ वेव्स होती हैं। जहाँ पे क्रैक आता है वो ऐसे अप डाउन हो जाते हैं क्योंकि उसको टाइम मिल जाता है आगे ट्रांसफर होने का। हमें पता चल जाता है कि इस एरिया में यहाँ से यहाँ तक इतनी थिकनेस तक क्रैक है, ठीक है। मैं साथ ही यूटी भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ताकि कोई भी एक क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। कितने मिलीमीटर तक थिकनेस है, किस एरिया में, हम ऑटोमेटिकली वहाँ पे मार्क करते हैं कौन सा जॉइंट है, कौन सा थिकनेस है उसकी। यहाँ तक वेल्डर आके उसको रिपेयर करके उसमें से निकाल देता है। इवन हम यूटी में एस्टिमेटली ये भी बता सकते हैं कि इसमें स्लैग है, लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन है, लैक ऑफ पेनिट्रेशन है, वट एवर तक वो हमें इस वेव्स की कंडीशन और इसकी पता चलता है। तो वो कहते हैं प्रोब किस एनडीटी मेथड से, अब आपको पता चल गया कि प्रोब यूटी से रिलेटेड होती है क्योंकि प्रोब के ऊपर हम फेरते हैं। उसमें आगे उसने दे दिया अल्ट्रासोनिक। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको एक रेलिवेंट बता दूं, जब प्रोब हम फेरते हैं ना, ये हमारी प्लेट है, ये हमारी प्रोब है, ठीक है। अब इसको मूव कराने के लिए इसके दरमियान हम अप्लाई करते हैं कूलेंट। क्या अप्लाई करते हैं? कूलेंट। ऐसे लिक्विड सा होता है जो कि इजीली प्रोब को मूव करा सके। वो कूलेंट का पर्पस क्या होता है? प्रोब और प्लेट के दरमियान एयर गैप को रिमूव करना, ख़त्म कर देना, एयर गैप बिल्कुल ख़त्म करना ताकि ईजिली हो सके। क्वेश्चन समटाइम ये भी आता है कूलेंट का क्या पर्पज होता है, आपको याद रखना है एयर गैप को ख़त्म करने के लिए। इससे रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन आता है कि हम जो है सरफेस प्रिपरेशन दोनों साइडों से क्यों करते हैं। यानी ये एक साइड है वेल्डिंग की, ये वेल्डिंग है, तकरीबन हम 50 से 75 मिलीमीटर इधर, 50 से 75 मिलीमीटर इधर, ये थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 50 मिलीमीटर से कम थिकनेस है, 4N2T होता है, वो आगे आएगा तो मैं आपको बता दूँगा। यानी 50 मिलीमीटर इधर साफ करें, 50 इधर। अगर 50 मिलीमीटर थिकनेस ज़्यादा है तो फिर हम 75 मिलीमीटर इधर क्लियर करेंगे, बफिंग डिस्क से 75 इधर। उसका क्या पर्पज़ है? वो कहता है प्रोब इजीली मूव कर सके, हैं, समझ आ गई ना। अगर क्लियर होगा तो प्रोब इजीली मूव करेगी ना। और दूसरा जो स्पैटर्स वगैरह होंगे या अगर उस सरफेस के ऊपर कोई चीज़ है, अंडरकट्स हैं, कुछ भी है, तो वो फिर इसमें इस अल्ट्रासोनिक वेव में नहीं आएंगे, डिफ़िकल्टी नहीं पैदा करेंगे। अगर वो होंगे स्पैटर्स तो डिफ़िकल्टी पैदा करेंगे। मैंने आपको देखें एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन बता दिए। अब किसी भी नेचर का क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह आपको फटाफट पता चल जाएगा। टेग वेल्डिंग एलुमिनियम इज़ नॉर्मली यूज्ड। मैंने पिछले लेक्चर में बताया, रिपीट हो गया क्वेश्चन के एलुमिनियम में कौन सी टेग वेल्डिंग का DC पॉजिटिव यूज़ होती है, DC नेगेटिव यूज़ होती है, या AC यूज़ होती है, या कोई भी पोलैरिटी यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियस मैंने लेक्चर में बताया है। ये क्वेश्चन 16 नंबर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कौन सी पोलैरिटी हमने यूज़ करनी है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सर्विस फेलियर। अगर आपको इंजॉय करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ आ रही है, तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में मुझे अपना फीडबैक दें कहाँ मैंने इम्प्रूव करना है, ताकि आपको इजीली चीज़ें समझ आ जाएं। मुझे अपने फीडबैक से जितना भी आप बताएंगे मेरे लिए बेटर होगा, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में उनको अच्छे से अच्छे बना सकूँ। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सर्विस फेलियर काज्ड बाय। सर्विस फेलियर क्या होता है? सबसे पहले मैं डिटेल बताना चाह रहा हूँ साथ साथ। सर्विस फेलियर क्या होता है जी? एक पंखा है, उसको हमने इंस्टॉल कर दिया, राइट, ये लगा हुआ है, अब ये मूव कर रहा है, घूम रहा है, 2 साल 3 साल हमने उसको चला दिया है। अब ये सर्विस में है, चलते उसमें थोड़ा सा क्रैक आया, क्रैक आने के साथ साथ वो क्रैक बढ़ता गया और वो टूट गया। अब उसको काफ़ी अर्सा लगा, एक तो सर्विस में था, काफ़ी अर्सा लगा टूटते हुए, तो उसमें क्या हुआ, ये साइक्लिक लोडिंग की वजह से टूटा बार बार। मसलन अगर आपने मोटरसाइकिल चलाया है, गाड़ी चलाई है, अगर उसकी बैलेंसिंग ठीक नहीं है व्हील की, तो एक जगह से दग दग बार बार वो कर रहा होता है,
वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप ठीक नहीं कराएंगे तो वहाँ पे सर्विस फेलियर आ जाएगा। किस वजह से? फटीग की वजह से। जहाँ पे भी सर्विस फेलियर और साइक्लिक लोडिंग का जिक्र है, फटीग की वजह से उसमें फेलियर आ जाएगा। और मैंने प्रीवियसली बताया है पिछले लेक्चर में, फटीग फेलियर में अगर मैक्रो टेस्टिंग करें तो उसका इंप्रेशन कैसा होगा, यानी कैसा दिखने में होगा। तो ऐसे बीच मार्क्स होंगे, इस तरह के बीच मार्क्स। तो आंसर हमारा उस टाइम भी यही था, बीच मार्क्स। ठीक है। An amount of which element is positively required to make stainless steel। वो कहते हैं कौन सी चीज़ हम मिलाएं जो स्टेनलेस स्टील बना दे उसको। हमारे पास कार्बन स्टील है, सी सिंपल है। जब हम उसको मेल्ट करते हैं ना तो उसमें हम डिफरेंट अलायज डालते हैं, जो भी हमें चीज़ चाहिए हो। सपोज हमने एसएस बनाना है, हमने एल्यूमिनियम बनाना है, हमने निकल बनाना है, हमने कार्बन मैंगनीज बनाना है, कुछ भी बनाना है ना, जो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम उसमें अलायज ऐड करते हैं। ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर हमें स्टेनलेस स्टील बनाना है तो क्या चीज़ ऐड करेंगे? कार्बन साफ ज़रा ऐड होगा हार्डनेस के लिए, लेकिन इससे स्टेनलेस स्टील नहीं बढ़ता। मैंगनीज मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, इसमें टफनेस के लिए इंक्रीज होता है, ना कि एक स्पेसिफिक टाइप की। बोरोन का भी इससे ताल्लुक नहीं। क्रोमियम इज द राइट आंसर। क्रोमियम हम स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए यूज करते हैं। What is the main difference between EN and ESME? यूरोपियन नॉर्म्स अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, ये अमेरिका की है, ये यूरोप की है। वो कहते हैं इन दोनों प्रोसेस में मेन डिफरेंस क्या है वेल्डिंग प्रोसीजर को लेते हुए। ठीक है। वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस है ना, तो कहते हैं वेल्डिंग प्रोसीजर को लेते हुए मेन डिफरेंस क्या है? एनडीटी रिक्वायरमेंट्स नो, बैंड रिक्वायरमेंट्स यस। बैंड रिक्वायरमेंट्स का डिफरेंस है, सपोज यूरोपियंस कहते हैं कि 180, अगर लेस देन 180 हो तो सपोज 175 हो तो उसको रीबेंड करके हम दोबारा कर सकते हैं। एजमी कहती है कि अगर अबव हो 185 से तो वो एक्सेप्टेबल है। ठीक हो गया, अगर अबव हो तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन आप इन चीज़ों में ना पढ़ें, आप सिंपल यही याद रखें कि बैंड रिक्वायरमेंट यूरोपियन और एजमी में डिफरेंस है मेन। ये आपको मैं 100% करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ये आपको किसी भी साइट से किसी भी बुक से नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, बहुत सारे गलत करके आ जाते हैं और अल्टीमेटली वो कहते हैं हमने तो 4 महीने तैयारी की होती, फेल हो गए। लेकिन ये मेन मसला होता है, आपको ठीक आंसर आना चाहिए। इन GMAW मैग वेल्डिंग विच मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर यूज फ्रीक्वेंसीज इन साइक्लिक लोडिंग। अब मैग में ना 4 एक्चुअली वो होते हैं। सेपरेट ट्रांसफ़र होता है, ग्लैबुलर ट्रांसफ़र, डिप ट्रांसफ़र, पल्स ट्रांसफ़र। ये 4 मोड ऑफ ट्रांसफ़र होते हैं। इस चीज़ के ट्रांसफ़र होते हैं, मेटल जो इलेक्ट्रोड से निकलता है वो वेल्डिंग करने के लिए 4 काइंड ऑफ प्रोसेस होते हैं। आपने पढ़ा होगा आई बिलीव, या अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं एंड ऑफ दिस सीरीज़ में 2 आवर्स की सिर्फ क्लास लूँगा जिसमें मुकम्मल बहुत ही कमाल के नोट्स हैं। एक पॉइंट उसमें 2 घंटों की अगर क्लास आप लेंगे तो इंशाल्लाह आप चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, ना बुक को देखने की ज़रूरत है ना ही प्रेजेंटेशंस को। मैग प्रोसेस में मैंने पीछे भी बताया कि साइक्लिक लोड और फ्रीक्वेंसी है इस तरह है, लाइक दिस। ये फ्रीक्वेंसीज है। ये किस में यूज होती हैं? पल्स ट्रांसफर में। पल्स में अप डाउन पल्सेज होते हैं, धक धक ऐसे। ठीक है ना। तो साइक्लिक लोड हो, अगर फ्रीक्वेंसीज का जिक्र हो तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए ये पल्स ट्रांसफर है। The welding position usually posing the greatest risk of fume inhalation। अब कौन सी वेल्डिंग पोजीशन है जिसको करने से ज़्यादा धुआं बंदे के जिस्म में जाता है सांस के थ्रू? ठीक है। यानी आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो वो कहते हैं फ्यूम इनहेलेशन। फ्यूम मैक्सिमम धुएं को किस पोजीशन के थ्रू बंदा इनहेल करता है? वर्टिकल? नो, वर्टिकल तो सामने कर रहे हैं और हवा में ऊपर उड़ रहा है। ये माइंड में रखें, धुएं ने हवा में ऊपर उड़ना है। ठीक है। PC वर्टिकल अप नहीं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं, वर्टिकल अप भी नहीं क्योंकि वर्टिकल है। डाउनवर्ड ओवरहेड में अगर ऊपर से करेंगे, ऐसे वेल्डिंग कर रहे हैं, उसने तो निकल के ऊपर जाना है, मुंह तो हमारा नीचे है। लेकिन अगर हम डाउनवर्ड है, मुंह हमारा ऊपर है, इलेक्ट्रोड हमारा नीचे है, ऐसे जब कर रहे हैं तो धुआं निकल के हमारे सीधे मुंह में आएगा ना।
तो ये डाउनवर्ड PA है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स के साथ मजा आ रहा है ना। डाउनवर्ड PA के साथ हमारा फ्यूम मैक्सिमम पड़ जाता है। अ वेल्ड जॉइंट बिटवीन डिसिमिलर मटेरियल टाइप्स इज नोन एज। एक वेल्ड जॉइंट है, उसके मुख्तलिफ मटेरियल्स यूज किए गए हैं। वो कौन सा? होमोजीनियस वेल्ड, नो होमोजीनियस वेल्ड क्या होता है जी? सेम मटेरियल के होते हैं, होमो एक ही है। मिसमैच वेल्ड, नो ट्रांजिशन वेल्ड, कंपाउंड वेल्ड। अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें से कौन सा आंसर ठीक है, मिसमैच वेल्ड ठीक है या ट्रांजिशन वेल्ड ठीक है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपका आंसर ठीक हुआ तो मैं वेरीफाई कर दूंगा, वरना मैं कमेंट्स में अपलोड कर दूंगा इसका आंसर। ठीक है, मैं इसलिए आपको असाइनमेंट साथ साथ दे रहा हूँ ताकि आप इन्वॉल्व रहें। होमोजीनियस नहीं है, मिसमैच, ट्रांजिशन, कंपाउंड, इन तीन में से कौन सा आंसर है? 22 नंबर का आप मुझे बताएंगे। इन GMAW MIG MAG welding, which parameters can be used to help reduce the level of spatter? वो कहता है GMAW है, MIG है, कुछ भी है, कौन से पैरामीटर वेल्डिंग के स्पैटर्स को रिड्यूस करते हैं? स्पैटर कब पैदा होते हैं? जब हमारे पास हाई करंट होता है ना। हाई करंट होगा तो उसमें से स्पैटर्स निकल के, ये हमारा सपोज वेल्डिंग है तो स्पैटर निकल के बाहर आएंगे। आपने देखे होंगे बहुत सारे स्पैटर ना। अब हाई करंट को कंट्रोल कर लिया तो हमारे स्पैटर्स कंट्रोल। हाई करंट कैसे कंट्रोल होगा? इंडक्टेंस से। यस, आपने पढ़ा होगा मिग मैग में, इंडक्टेंस हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा करंट कंट्रोल हो जाए। इस तरह का ग्राफ है, इंडक्टेंस के बगैर करंट यहाँ जा रहा है, इंडक्टेंस के साथ यहाँ आ रहा है। ठीक है ना, तो हम इंडक्टेंस यूज़ करते हैं ताकि हमारा करंट कम हो। जब हमारा करंट कम होगा तो स्पैटर भी कम होंगे। वोल्टेज का इसका लेना देना नहीं है, गैस वोल्टेज फ्लो रेट का भी नहीं है, और पोलैरिटी का भी इसमें कोई चक्कर नहीं है। करंट कम करेंगे, करंट कम करने के लिए हमें इंडक्टेंस करना पड़ेगा। विजुअल एग्जामिनेशन आफ्टर वेल्डिंग, आप वेल्डिंग कर चुके हैं, उसको अपने विजुअली देखना है। विल रिवील विच ऑफ द फॉलोइंग। विल रिवील क्या होता है? जाहिर होना, यानी आप बीइंग अ वेल्डिंग इंस्पेक्टर वेल्डिंग को देखने जाते हैं तो आपको कौन सा डिफेक्ट नज़र आएगा आँखों से? ओवरलैपिंग, अंडर बीड क्रैक्स हमें नज़र नहीं आ सकता, उसकी एंडिटी यूज होगी। वेल्ड इंक्लूजन अबव हार्ड पास हमें नज़र नहीं आ सकता, इंटरनल पॉजिटिव भी नज़र नहीं आ सकता। ओवरलैपिंग नज़र आ सकती है अगर, कि ये ओवरलैपिंग क्या होती है जी? ये वेल्डिंग है, ठीक है, और दूसरा भी इसका यहाँ वेल्डिंग होगी, ओवरलैपिंग होगी ना। और समटाइम ऐसे क्रैक सा फील होता है या डिफरेंस फील होता है, पेरेंट मेटल और उस बीड के दरमियान एक डिस्टेंस होता है, गैप होता है, जिसको कहते हैं ओवरलैपिंग। ये आपके मैक्रो में भी पॉइंट आता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्रैक है या ओवरलैपिंग है। मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ बताऊँगा। तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ओवरलैप, लैप, कोल्ड क्रैक और क्रैक। ठीक है, तो ये ओवर जो है ना, चारों पैरामीटर्स ये बहुत ही सिमिलर होते हैं मैक्रो में, मैक्रो के टेस्ट में, पेपर में, तो इसलिए आपकी कंसेप्ट्स यहाँ के लेना बहुत ज़रूरी है। लाजमी वीडियो सीरीज के साथ टच रहिएगा। लैक ऑफ रूट पेनिट्रेशन डिफर्स फ्रॉम द लैक ऑफ रूट फियन। वो कहते हैं लैक ऑफ रूट पेनिट्रेशन डिफर करती है लैक ऑफ रूट फियन से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट, क्या डिफरेंस है लैक ऑफ रूट पेनिट्रेशन में और लैक ऑफ रूट फियर में? दे आर द सेम एंड डोंट डिफरेंस, नो दे हैव डिफरेंस। लैक ऑफ रूट पेनिट्रेशन shows two straight edges, okay. Lack of root fusion shows one straight edge, okay. Both B and C are true. Yes, both B and C are true. I will let you know how. देखें, ये है V joint, ठीक है। अगर तो वेल्डिंग यहाँ से शुरू हो गई, दोनों एजेस इसके नज़र आ रहे हैं, दो लाइंस हैं, टू लाइंस हैं, तो ये हो जाती है लैक ऑफ रूट पेनिट्रेशन। ये मैं ब्लैक से शो कर रहा हूँ। अगर दोनों लाइंस शो हो रही हैं, अगर वेल्डिंग एक लाइन से हो जाती है लेकिन एक लाइन सेम रहती है, इसको रेड से शो कर देते हैं। एक लाइन सिर्फ सिंगल लाइन रिमेनिंग है, तो ये क्या कह रहा है कि जनाब लैक ऑफ रूट फ्यूजन। तो यही डिफरेंस है। रूट पेनिट्रेशन में दोनों लाइन सेम होती हैं, यानी फ्यूजन नहीं होती। रूट फ्यूजन में जो है एक लाइन फ्यूज होती है, एक लाइन होती है, एक नहीं होती, ठीक है। इसलिए उसने बी में कहा कि दो लाइन स्ट्रेट होती हैं और रूट फ्यूजन में एक लाइन स्ट्रेट होती है, इसलिए पॉइंट आंसर इज डी, करेक्ट आंसर।
In order to calculate the design throat thickness of a metal fillet weld T-joint, you would multiply the leg length. अब मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। पहले मैंने आपको बता दिया है A इज इक्वल टू थ्रॉट थिकनेस, इसको मैं TT लिख देता हूँ थ्रॉट थिकनेस। Z इज इक्वल टू लेग लेंथ, इसको मैं L लिख देता हूँ, राइट। अब मैंने पहले आपको बताया जुबान से बात करते हैं इसलिए हम A को थ्रॉट थिकनेस कहते हैं। फार्मूला अगर ये कॉन्सेप्ट समझ जाएं आप किसी भी तरह का आंसर इसको कर सकते हैं। अब ये देखें, अगर आपके पास थ्रॉट थिकनेस मालूम करनी है आपने, थ्रॉट थिकनेस इनिशियली होती है, बातचीत होती है, इसलिए उसकी वैल्यू भी कम होगी 0.7। आगे मल्टीप्लाई आपने लेग लेंथ से कर देना है, ये हमारा फार्मूला है ना। इंटरेस्टिंग, ये बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। थ्रॉट थिकनेस जब आप बात कर रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, इनिशियल फेज है, उसको A से डिनोट करते हैं। इनिशियल फेज में आप 0.7 कम वैल्यू के साथ उसको बात करते हैं। लेग कैन आप कहते हैं नहीं जी ये तो रोला पड़ गया। अब बात आ गई लेग लेंथ पे है, आपने लेग मारी उसको Z, जब लेग मारी तो वैल्यू भी बढ़ गई 1.4 इंटू A के साथ थ्रॉट थिकनेस के साथ है। जब हमने थ्रॉट थिकनेस मालूम करनी है ये फार्मूला, जब हमने लेग लेंथ मालूम करनी है ये फार्मूला। आई बिलीव आपको याद रहेगा, एक ही याद कर लो, दूसरे को याद करने की जरूरत नहीं है। थ्रॉट थिकनेस बात करने के लिए कम वैल्यू चाहिए होती है तो Z से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह की अगर आपको याद करने का तरीका अच्छा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कैसा लगा ये तरीका। अब वो क्या कहता है जी, कैलकुलेट द डिज़ाइन थ्रॉट थिकनेस ऑफ मीटर फिलेट। अब डिज़ाइन थ्रॉट थिकनेस हमने मालूम करनी है, A वाली है, तो इसको 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई बाय लेग लेंथ किसके साथ, 0.7 इंटू Z, ये वाला। B is the right answer. Okay. The soak temperature specified by code will depend on type of steel. अब soak temperature क्या होता है मैंने आपको बताया है। पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट में ऐसे हम करते हैं, यहाँ तक अनकंट्रोल्ड हीटिंग होती है, यहाँ से नीचे अनकंट्रोल्ड कूलिंग होती है, यहाँ से यहाँ तक होती है कंट्रोल्ड कूलिंग। 5 स्टेप होते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल्ड हीटिंग होती है। ये वाला जो एरिया होता है ना ये सोक टाइम होता है, यानी जिस टाइम टेम्परेचर आपका बराबर रहे, इक्वल रहे, ना अप हो ना डाउन हो, ना अप हो ना डाउन हो, सेम रहे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के लिए एज पर WPS रिक्वायरमेंट, वो सोक टाइम कहलाता है। उसके बाद जब हमने कूलिंग करनी है ऐसे रिस्ट्रिक्टेड कूलिंग की, यहाँ पे अनकंट्रोल कूलिंग हो, वो कहता है कार्बन मैंगनीज स्टील के लिए सोक टाइम टेम्परेचर नॉर्मली कितना होता है, तो ये याद रखिएगा 700 से 760 होता है। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नॉर्मली बच्चे भूल जाते हैं, 700 से 960 लेकर आते हैं, 700 पहले आ गया, रट्टा लगाया होता है, उन्होंने 960 लिख दिया। नो, 700 से 760 इज द राइट आंसर। 28 नंबर हमारा है, व्हेन हैंडलिंग वेल्डिंग इलेक्ट्रोड यू शुड। जब आप वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड को हैंडल कर रहे हैं यानी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या ले रहे हैं, आपने क्या चीज़ देखनी है। द इलेक्ट्रोड आर ऑलवेज केप्ट ओपन फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, ऑल इलेक्ट्रोड आर हीटेड 120, ऑल इलेक्ट्रोड इशूड इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग द फ्रेश इलेक्ट्रोड। यस, देखिए इलेक्ट्रोड ऑलवेज केप्ट ओपन इजी, ये छोड़ दें, इसको कोई वास्ता नहीं। हमारा ऑलवेज बेक नहीं होता 120 पे, अगर हमारे पास बेसिक है कोई सेलुलोसिक है तो उसको हमने बेक नहीं करना होता। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप इशू करा रहे हैं स्टोर से तो इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग द फ्रेश कार्टन, जो स्टोर कीपर हो नए कार्टन खोले और उसमें से आपके सामने आपको दे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस चीज़ को इंश्योर कर लेना, वरना होगा क्या कि हफ्ता पहले से इलेक्ट्रोड निकले हुए हैं तो वो क्या करेंगे, उसमें मॉइस्चर आया होगा तो जिससे आपसे पॉजिटिव वगैरह या कोई प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए सी इज द राइट आंसर। व्हेन वेल्डिंग विद GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के साथ हम वेल्डिंग कर रहे हैं, टिपिकल मिक्सचर ऑफ गैस स्टेनलेस स्टील का टेम्परेचर मिक्सचर क्या होना चाहिए, ये याद रख लें आप। 98% ऑर्गन है और 2% ऑक्सीजन है। ये भी मैं आपको 6 से 7 मिक्सचर हैं सिर्फ GMAW के ही हैं कि प्योर आर्गन 100% आर्गन हो, 20% CO2 हो, 80% आर्गन हो, 2% ऑक्सीजन हो, 98% आर्गन हो है और नाइट्रोजन हो। कौन कौन से स्टील के लिए कब कब कैसे कैसे यूज़ करते हैं ये भी मैं आपको आने वाली क्लास में एक्सप्लेन करूँगा।
कीप इन टच, नो प्रॉब्लम। अभी आप याद रखना है कि स्टेनलेस स्टील अगर है तो उसका टिपिकल मिक्सचर जो है GMAW में गैस का 98% आर्गन और 2% ऑक्सीजन का होना लाजमी है। Which MMA electrode is commonly used for vertical down welding? वो कहता है इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोड वर्टिकल डाउन वेल्डिंग में यूज़ होता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था सेरोलोसिक इलेक्ट्रोड जो है कंट्री वाइड अगर हो ना, हमें प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए हो, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए हो, या हमने जल्दी हीट इनपुट उसके लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड हो, तो सेरोलोसिक इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। और सेरोलोसिक इलेक्ट्रोड ही वर्टिकल डाउन यूज़ करते हैं, ऊपर से नीचे तक ऐसे आते हैं। सेरोलोसिक इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आई होप आपने मेरे लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। लाइक भी दबा दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थर्ड जनरल क्लास में कल अपलोड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।